निगम चुनाव में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है जी। 25 वर्षों में से 20 वर्षों तक आपका शासन रहा है, फिर भी दिल्ली जो है वो कूड़ा मुक्त नहीं हो पाई। कहाँ भाजपा से कमी रह गई? तो ये पता चलता है कि ईश्वर सिंह छिकारा साहब कहीं ना कहीं धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं। वो एक जो फैसला कोई व्यक्ति ले सकता है वो कोई साहसिक आदमी ले सकता है, वो आपने लिया। उसके बाद भी जनता आपके साथ कुल मिला के खड़ी थी, लेकिन पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। ना पार्टी ने 2012 में भरोसा जताया, ना 2017 में भरोसा जताया, तो अब 2022 में भी तो भरोसा नहीं जताएगी। जब मैं था, मैं यहाँ से पैदल जाता था पूरे वार्ड में, जहाँ कूड़ा होता था वहीं फ़ोन मारता था, पीछे मुड़ के देखता था कूड़ा साफ हो जाता था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। निगम चुनाव का बिगुल दिल्ली में बज चुका है। औपचारिक रूप से सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी उम्मीदवारी को तय करने के लिए पूरी मुस्तैदी से लग चुके हैं। बड़ा पक्ष यह है कि रोटेशन पॉलिसी ने तमाम पार्षदों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन इसी रोटेशन पॉलिसी ने किसी के लिए दुख तो किसी के लिए सुख का काम किया है। सुखी वो लोग हैं जिनकी पिछली बार किसी न किसी वजह से टिकट कट गई थी। हालांकि भाजपा ने तो अपने सभी कैंडिडेट्स की टिकट काट दी थी, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो डिजर्विंग थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। मैं इस वक्त चाणक्य प्लेस में हूँ। चाणक्य प्लेस मिलाप नगर का इलाका है। यहाँ पे राजनीति के केंद्र में एक नया नाम आया है। ये नया नाम यहाँ की राजनीति का बहुत पुराना नाम है। नाम है ईश्वर सिंह छिकारा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं। 10 सालों से सक्रिय राजनीति में इतनी उपलब्धता तो नहीं थी, लेकिन हाँ, शायद पार्टी हाईकमान ने आदेश दे दिया है तो नेताजी दोबारा से क्षेत्र में दिखने लगे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उम्मीदवार में। क्या उम्र हो गई है सर आपकी? मेरी 62 का हो जाऊंगा मैं, 62 के हो जाएंगे। हाँ। आमतौर पे जब मैं क्षेत्र में था, मैंने कई लोगों से बातचीत की और मैंने अचानक से आपका नाम बोला, तो उनका ये कहना था कि अब तो बूढ़े हो गए हैं। वैसे दिखने में तो अभी भी जवान आप हैं ही। कितनी ताकत बची हुई है चुनाव लड़ने की? आप 4 चुनाव लड़वा लो। अगर जब एमएलए को लड़वा सकते हैं, एमपी को लड़वा सकते हैं, हाँ। और 1 मिनट में कहने पे पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, तो आप क्या अंदाजा लगाओ? बुढ़े हो गए हम? लोग तो कह रहे, लोगों के कहने से क्या होगा? हमें पढ़ा पता है ना। क्या आपको लग रहा हूँ मैं 62 साल का लग रहा हूँ? ये बताइए आप। आपने मेंटेन तो अपने आप को खुद मेंटेन पूरा कर रखा है। लेकिन जो सवाल यहाँ से उठता है, हमने भाजपा की टेंडेंसी देखी है, पॉलिसी देखी है, उसमें उन्होंने एक नया मंडल बना दिया है, मार्गदर्शक मंडल। मेरे से ज्यादा उम्र दराज लोगों को भेज दिया जाता है। कई पार्षदों से जब मैंने बात की, कैंडिडेट से बात की, तो उन्होंने कहा कि 60 पार के उम्मीदवार को तो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़वाएगी। आपका क्या टेक है इस पे? नहीं लड़वाएगी तो फिर वो क्या नाम है, ग्राफ यही चलेगा। कहीं आम आदमी पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी। वही है बस, जिसको एक्सपीरियंस है उसको नहीं दोगे, जिसके अंदर क्षमता है उसको नहीं दोगे, जिसको पब्लिक चाहती है उसको नहीं दोगे, तो फिर वही रहेगा, तिगड़ी बिड़ेगी। कद्र होनी चाहिए, अनुभव की बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है आपको कि पिछले कुछ समय से अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? यस, बिल्कुल किया गया। आज तभी तो अंदर जब हम देखते हैं, मंडल की राजनीति के अंदर जब हम देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मंडल, जिले और प्रदेश लेवल की राजनीति करती है, बाकी पार्टियों में विधानसभा स्तर भी है। यहाँ एक नजर आता है कि मंडल के कार्यकर्ताओं और निगम पार्षदों के बीच में भारी टकराव है, जिसके कारण जो भाजपा संगठन है वो बेहद कमजोर हो जाता है। बाकी राज्यों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इसलिए देखने को मिलती है आपको, जो हमारे मंडल से उठा लो आप, मंडल से लेकर जिले तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसके ऊपर निगम पार्षद बन जाता है, तो वो निगम पार्षद उनको काटना शुरू कर देता है कार्यकर्ता को। अब इससे ऊपर आ जाओ एमएलए की जो पसंद होगी वो उन्हीं को बुलाता है। पद दे दिया खुश करने के लिए, बुलाता उसी को ही है। इससे आ जाओ आप ऊपर एमपी को भी वही चाहिए, अपने यारे प्यारे चाहिए। मेरे बारे में आप कहीं से पूछ लो, टोटल एरिया के अंदर आज भी कोई ये कह दे कि मैंने किसी के साथ भेदभाव किया हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का बंदा क्यों ना हो, सबके काम होते थे A to Z। चलिए, चूंकि अब आप उम्मीदवारी की तैयारी कर ही रहे हैं,
क्षेत्र में गतिविधि आपने बढ़ाई दी है, तो मुख्य रूप से निगम चुनाव पे आते हैं। निगम चुनाव में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है जी। 25 वर्षों में से 20 वर्षों तक आपका शासन रहा है, फिर भी दिल्ली जो है वो कूड़ा मुक्त नहीं हो पाई। कहाँ भाजपा से कमी रह गई? देखो, पार्षद खराब है या सरकार? आज जो बैठे हुए हैं लोग सीटों पे हाँ, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसका कारण ये रहा कि इनको बजट की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा। जब मैं सीट पे था तो शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री थी। निगम को और दिल्ली सरकार को टकराव करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब आप लोग भी मानते हैं कि शीला दीक्षित एज अ चीफ मिनिस्टर बेहतर थी अरविंद केजरीवाल से? बिल्कुल 110% बेहतर थी, ये मैं कहता हूँ। आपने उस समय का टाइम देखा हुआ है, उन्होंने ही 3 हिस्सों में बांटा भी था निगम को। हाँ, क्या फंड वंड की कमी हुई? अगर आप लोग जाते थे कि सड़क बनवाने के लिए पैसा चाहिए या कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए तो मना कर देती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल्ली सरकार के अंडर में भी जल बोर्ड मेरे पास था, जल बोर्ड का मेंबर था मैं। हाँ। वो तो अगर वो टेढ़ा नहीं मानती थी तो हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका था। जो ये जल बोर्ड के टेंडर जाना था 150 करोड़ का, उसको ये बेचती थी 450 करोड़ में, ठा के CBC में प्रेम्बल लगा दो। हाँ। कैसे नहीं देगी पैसा? हाँ। तो अगर आज पार्षद ये सब क्यों नहीं कर पा रहे? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, आप मैं जब तक मेंबर जल बोर्ड रहा, हाँ। एक भी प्रेम्बल ऐसा नहीं था जो आज भी CBC में चेक कर सकते हो, टोटल उसके खिलाफ लिख के भेज देता था CBC में कि ये धांधलीबाजी यहाँ हो रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ शिकारा साहब, हम जब क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी रहते हैं, लेकिन आपके लिए विख्यात या कुख्यात दोनों में से जो शब्द आपको इस्तेमाल करना हो और जो जनता को इस्तेमाल करना हो वो करें कि आप सीलिंग खूब करवा के गए हैं। लगातार बहुत सारी फैक्ट्रीज को सील करवा के गए, और चूंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे कमर्शियली ये काम होता था, इसकी वजह से जनता में तो काफ़ी रोष था आपके प्रति। देखिए, जनता में उसमें रोष होगा। हाँ। आप एक बताइए, मैं 1984 से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। क्या मेरी ये कॉलोनी मेरे अपना गांव नहीं है? बिल्कुल है। मेरे सामने ही यहाँ लोग आके बसे हैं, क्या मेरा गांव नहीं है? अगर गांव की बहू बेटी को कोई चौराहे पे खड़ा होकर छेड़ेगा, जाते जाते उसको आंखों तक दूर तक घर तक छोड़ के आएगा, उल्टी सीधी जगह खुजाने लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? बहू बेटी तो हमारी है ना इस कॉलोनी की। यहाँ लेबर क्लास इतनी खड़ी रहती थी चौराहे के ऊपर कि 100 आदमी 150 आदमी खड़े रहते थे। लेबर क्लास या कोई धर्म विशेष के लोग? आप कुछ भी समझो, उसमें लेबर क्लास होगी। वो धर्म विशेष को इतना दिमाग नहीं कि भाई ये जैसे तुम्हारी बहू बेटियाँ ऐसे हमारी बहू बेटियाँ। आप कैसे भी समझ लो उसको, व्यू को कैसे जैसे भी ले जा सकते हो आप। नहीं, क्यों? क्योंकि हम जब ये जाते हैं, पता करते हैं, तो ये पता चलता है कि ईश्वर सिंह छिकारा साहब कहीं ना कहीं धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं। धर्म विशेष के लोग तो मेरे साथ रहते हैं, अभी बुला दो आपको 50 यहाँ खड़े मिलेंगे आपको। तो ये अफवाह है, पूरी अफवाह। मैं बताना रहा, अभी बोला हूँ, अभी आपको फ़ोन पे बात करा दूँ, 50 उसी धर्म विशेष के लोग मेरे साथ खड़े हैं, और उन्होंने मुझे 2007 में वोट भी दी है, और 2007 में मैं 72 फैक्ट्री सील करा चुका हूँ। तो फिर भी क्यों खड़े हैं मेरे साथ? तो क्या हुआ? मतलब फिर पार्टी ने 2012 में आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैं बताता हूँ उसका जवाब। शिकारा साहब, बहुत बड़ी चीज़ है कि इस टाइप के फैसले जो जन विरोधी है, यानी कि जिसमें जनता का रोष प्रकट हो जाए, वो एक जो फैसला कोई व्यक्ति ले सकता है वो कोई साहसिक आदमी ले सकता है, वो आपने लिया। उसके बाद भी जनता आपके साथ कुल मिला के खड़ी थी, लेकिन पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। देखिए, मैं रहा हूँ 5 साल जनता के बीच में। मैंने अपना कोई माई बाप नेता नहीं बनाया। अगर जो मैं भी बना लेता माई बाप किसी को, तो फिर जनता गाली देती। अच्छा, कि हमारे बीच में रहता। ये होता है कि ऊपर से टिकट आ जाती है, ये तो बाकी दलों के लिए आप लोग कहते हैं आ जाती। मैं राजनीति के आदमी तो हो नहीं। अच्छा, साफ सुथरा आदमी हो, साफ पार्षद रहे और आप कह रहे कि आप राजनीति? हाँ, राजनीति के आदमी नहीं, और राजनीति आती नहीं, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा, हमें जैसा डंडा दिखाते थे कि इतने बजे तक ये काम होना, तो वही है, वही रूल रेगुलेशन हमारे हैं। काम किसी का रोकना नहीं, और राजनीति कोई कहीं करने नहीं। राजनीति आगे आदमी होगा कि अपने ही आदमी की पहले गर्दन दबाता है राजनीतिक आदमी, वो हमारे अंदर गुण नहीं है। अच्छा, ना पार्टी ने 2012 में भरोसा जताया, ना 2017 में भरोसा जताया, तो अब 2022 में भी तो भरोसा नहीं जताएगी, तो क्या करेंगे? ना जिताए कोई बात नहीं। अपने को क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे चलेंगे, पार्टी के साथ है हमेशा। पार्टी
पार्टी के विरोध में ईश्वर सिंह चिकारा खड़े नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर जो ये सीट निकालनी है मिलापनगर की, हाँ, तो पार्टी देखेगी किस कौन निकाल सकता है। और वो सीट कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप निकाल के दे सकते हैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाओ, हाँ। केजरीवाल का खड़ा कर दो मेरे सामने, हाँ, ये गारंटी है मेरी। क्या कॉन्फिडेंस है इसके पीछे? विधानसभा चुनाव में तो दो बार मुंह की खानी पड़ी। मैंने काम किया है, लोग आज भी मुझे याद करते हैं। 70% लोग आज भी, आप एरिया में चले जाओ। लेकिन आप ही के पार्षद के ऊपर तो लेंटर माफिया होने के आरोप लगते हैं। देखो, आपने फैक्ट्रीज हटाई और आपके यहाँ बिल्डर माफिया जन्म ले गया, और ये बिल्डर माफिया जो है वो बिना पार्षद के पोषण के तो बढ़ेगा नहीं। देखो, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हाँ, यहाँ से गंद हट गया, हाँ, और बिल्डर आ गई, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, हाँ, और हमें संतुष्टि है। हमारी कॉलोनी रेजिडेंस एरिया है, कमर्शियल एरिया नहीं है। जिसने अपना धंधा करना हो, जिसने गुंडागर्दी करनी हो, तो कमर्शियल एरिया में जाए और करे। इधर से हट गया आप, सब कुछ चाणक्य प्लेस से हट गया, आप सीतापुरी में है। सीतापुरी में भी चाणक्य प्लेस पार्ट 2 में भी, चाणक्य प्लेस पार्ट 1 में भी रह रहे हैं अभी तो। हाँ, अभी तो रह रहे हैं यहाँ तो पे। अगर दोबारा बने तो इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब सीलिंग होती है तो हम देखते हैं तमाम दल के नेता लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं, राजनीति कौन आए मेरे सामने? ना आया कोई भी, अच्छा, ना मेरे सामने कांग्रेस का है, ना मेरे सामने किसी और दल का है, ना कोई और आया। मैं यही ना रहता था। चलिए अब मैथ्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, चुनावी मैथमेटिक्स पे। आपको अपने कार्य पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। हाँ। लेकिन वीना सब्रवाल या आपके जो पार्षद हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होने वाला है। अगर बात की जाए 2017 के चुनावों की, तो 2017 के चुनाव में आपको मैंडेट ज़रूर मिला था, लेकिन उसके बाद जब 2020 के चुनाव विधानसभा के हुए तो 5 साल के शासन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सरकार पर जनता ने भरोसा जताया। क्या देखें अगर कैलकुलेशन के हिसाब से, तो कितनी संभावनाएं हैं कि इस सीट के ऊपर आप सरकार बना ले जाएं, आप जीत ले जाएं? इस वाली मिलापनगर में देखो, देखिए आपके इसी इलाके को सीधा आप कवर करें तो कूड़े का ढेर है, बड़े बड़े नाले साफ नहीं है, नालियाँ साफ नहीं है, जल भराव हो जाता है, और सबसे बड़ी बात पार्षद की अवेलेबिलिटी नहीं है, और आप ही की पार्टी की है। अब देखिए, हाँ, पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे नेता हैं, हाँ, लेकिन किसी एक नेता की वजह से इस घर में ही 10 साल ये टिकट रहेगी। इस वजह से ये सारी कहानियां हो रही हैं। तो माफी मांग लेंगे जनता से, पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, हाँ, जब मैं था, मैं यहाँ से पैदल जाता था पूरे वार्ड में, जहाँ कूड़ा होता था वहीं फ़ोन मारता था, पीछे मुड़ के देखता था कूड़ा साफ हो जाता था। उसके बाद पानी जल भराव गया, बात कर लो। मैंने अपने पूरे वार्ड के अंदर सारे नाले कवर करके रोडें चौड़ी कर दी। टोटल मिला, वो क्या नाम है, चाहे आपकी कोई सी भी मार्केट हो, मंगल मार्केट हो, आर्य समाज रोड हो, उससे आगे बालकदान रोड हो, कहीं चले जाओ आप। बड़ा वार्ड है काफ़ी। हाँ, बहुत बड़ा वार्ड है। हाँ। लेकिन अगर कोई ये जिसने मुझे ना बरता हो, जिसने मुझे फ़ोन ना किया हो, वो आदमी तो कह भी सकता है, बुराई कर सकता है, लेकिन जिसने मुझे एक बार भी बरत लिया, वो आदमी मेरी ज़िंदगी में बुराई नहीं कर सकता। इसका कारण है, गारंटीड है। वापस आते हैं दिल्ली प्रदेश के मुद्दे के ऊपर, जिन मुद्दों के ऊपर 2017 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था। आपने भी जिक्र किया कि फंड्स की हमारे पार्षदों के पास कमी है। मनोज तिवारी जो कि उस वक्त के आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हम फंड्स डायरेक्ट गृह मंत्रालय से ले आएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इस चीज़ के लिए लेटर भी लिखा केंद्रीय गृह मंत्रालय को, लेकिन आपके पार्षद इतने नकारे निकले कि वो अपनी कही गई बात को सही नहीं कर पाए। अब फंड के अंदर आप देखो राजनीति चल रही है। तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, हाउस टैक्स का पैसा आप लोगों के पास आ रहा, यूनिपोल का पैसा आ रहा। आज इस देश के अंदर पार्किंग माफिया हो गए हैं। आप किसी भी एटीएम के बाहर जाके खड़े हो जाइए, जो भी कॉम्प्लेक्स है, बैंक के आगे खड़े हो जाइए। बैंक एक पब्लिक सर्विस की जगह है, वहाँ पे कोई आम इंसान भी जा सकता है। गाड़ी लगाई नहीं कि 10 रुपये लेके आ जाओ सामने। तभी तो मैंने बोला अनुभवी लोगों को साइड कर दिया, इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर जो कुछ पुराने अनुभवी लोग मेन सीटों पे बैठे होते, हाँ, तो ये दिक्कतें नहीं आती। उसको जवाब मिल जाता, अगले को सवाल का उसी टाइम जवाब मिल जाता। तो पार्किंग माफिया दूर करेंगे इस बार आएंगे तो। देखो, अगर जो उस पद पे मैं चला गया तो मैं तो दूर कर दूंगा। सदन से आवाज उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। 15 साल से आप निगम में हैं, सदन की भी कार्रवाई स्टैंडिंग कमेटी की चल रही है, आपको भी नहीं पता होगा क्या चल रही है।
हम किसी तरीके से किसी न किसी माध्यम से आप तो लोग अंदर प्राप्त चले कर जाते हो। लेते हैं। नहीं, वहाँ पे मीडिया के लिए भी बड़ी प्रतिबंधित वो है, प्रतिबंध है। वहाँ पे आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, बहुत सारे प्रोसेस है, तामझाम है। आमतौर पे आप हाउस के अंदर नहीं घुस सकते, या तो दूसरा तरीका ये होता है कि नेताजी को फोन कीजिए, जो संपर्क के हैं वो अंदर घुसा दें। और अब तक डिजिटल इंडिया है, तमाम सरकारों की कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखती है। आप लोग सदन में बैठ के क्या कर रहे हैं वो जनता को क्यों नहीं दिखाते? देखिए सदन के अंदर तो मैं अभी जा नहीं रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? पहले तो उठती थी ना सारी बातें, सारे काम होते थे ना, बाहर नहीं आती थी। देखो आप जैसे पत्रकार बहुत आते थे हमारे रूम में, और रूम की भी छोड़ो आप, वहां से गेट जैसे हम हाउस से बाहर निकले उसी टाइम घेर लेते थे। वो हम आज भी घेरते हैं। तो फिर लेकिन बात ये अंदर बात क्या हुई ये तो पता होनी चाहिए ना, तब घेरे ना। ये अंदर भी पत्रकार होते थे उस टाइम, तो उसके लिए फिर आपको पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैंने फिर क्या, दूसरा तरीका है ना, नेताजी को फोन करो, अंदर घुसो। एक चैनल तो होना चाहिए ना जिसपे सदन की सारी कार्यवाही नजर आए। आप जाकर जो खुदा ना खास्ता में पड़ गया तो आप आपको सीधा अंदर ही बुला लो। और बताओ। मेरे को अंदर मत बुलाइए। हाँ। इसका देखिए, जनता के सामने आपकी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जनता के समक्ष एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसपे जब जब सदन लगे तो उसकी सूचना आए, लाइव स्ट्रीमिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास साधन नहीं। आपका जो प्रस्ताव है, हम अगर जो जीत के गए तो प्रस्ताव आपका आगे पारित करेंगे हम। ठीक है। निगम चुनावों को लेकर मैं काफी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं काफी बातें कर रहा हूँ। देखिए, आपको ही पता है, हम भी जानते हैं कि इस देश में चुनाव उतने पैसों में तो कतई नहीं लड़े जाते जितने पैसों की अनुमति चुनाव आयोग देता है। और अगर मैं उन्हीं पैसों को मानक मान भी लूं तो आप लोगों को 300 रुपए मिलते हैं जब आप हाउस में जाते हैं। उसके अलावा इस बात की कंफर्मेशन अभी तक किसी ने नहीं की है कि 1500 रुपए ऑनररी अमाउंट कुछ मिलता है मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्कुल। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3600 रुपए महीने के बने, साल के बन गए आपके हाउस में जाने के, क्योंकि महीने में एक हाउस लगती है। और अगर मैं 1500 रुपए के हिसाब से भी एवरेज लगा लूं तो कुल मिला के 15-1000 रुपए बनेंगे। और करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ जाते हैं, करोड़ों रुपए पानी में बहा देते हैं। और उसके बाद लेंटर माफिया नजर आता है, उसके बाद पार्किंग माफिया नजर आता है, उसके बाद यूनिपोल माफिया नजर आता है। आप लोग बिना तनख्वाह के काम करते हैं, लेकिन फिर भी सभी की सैलरी, सभी की इनकम बढ़ जाती है। आप लोग अपनी तनख्वाह की डिमांड क्यों नहीं करते ताकि किसी को करप्शन करने की जरूरत ना हो? देखो, ये बात तनख्वाह की आस से नहीं, मैंने अपना बता सकता हूँ। 2007 से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी बार भेजा है प्रस्ताव, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को हर बार रिजेक्ट किया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अब अगर जो जैसे हमारे मनोज तिवारी जी, अध्यक्ष जी पुराने रहे हैं, उन्होंने बोला था एक कि हम क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर इसको ले लेंगे। लिया तो नहीं ना, 5 साल निकल गए। हो सकता है अब ले लें। तो अगर जो ले लेंगे तो जैसे कोलकाता, बॉम्बे वगैरह में निगम की सैलरी, निगम पार्षद की सैलरी है और उनकी पेंशन भी है, तो हो सकता है ये भी हो जाए यहाँ पे भी, करप्शन अपने आप कम हो जाएगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी रिलायंस में काम करने वाला बंदा, एयरटेल में काम करने वाला बंदा, कोई भी बड़ी एमएनसी में काम करने वाला बंदा निगम पार्षद नहीं बनता। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि एक निगम पार्षद अगर 10 से 12 अपने कार्यालय पे है तो अपना व्यापार कैसे चला रहे हैं, क्योंकि व्यापार चलाने के लिए भी तो आपको समय देना होगा ना। फिर भी तनख्वाह तो सबकी बढ़ जाए, मतलब सबकी इनकम तो बढ़ जा रही है। देखो, अपने अपने सोर्सेज है, किसकी बढ़ती है किसकी नहीं। मैं तो करोड़पति नहीं हुआ, मेरे बारे में खूब कहा गया। इसने नजफगढ़ में फार्म हाउस ले लिया, इसने सोनीपत में 12वीं तक का स्कूल खरीद लिया, इसने 3 कोठियाँ वहाँ द्वारका में बना ली। और मैंने उन्हीं से पूछा, मैं अरे शादी करनी है बच्चे की, मैं फार्म हाउस की चाबी दे दे। अब यार मैं अभी तक यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ मैं, वो चाबी भी तुम्हारे पास होगी। तो इस प्रकार के लोग अफवाह बहुत फैलाते हैं। देखिए, ये अफवाह तो है, लेकिन हमने भी मैं तो यहीं रह रहा हूँ ना भाई। हमने भी देखा है कि छोटी गाड़ियाँ टाटा से लोग फॉर्चुनर पे आ गए हैं। हमने भी देखा है कि एक छोटे मकान से, किराए के मकान से बड़े बड़े घर पे आ गए हैं। ये देखी हुई बात है और आप लोगों के पास चैनल्स हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं। मेरे फादर ने हमारा पेट शुरू से ही भर के रखा हुआ है। ठीक है, 89 में अपनी नई गाड़ी ले गया था मैं मारुति की। और आज से उससे आज तक गाड़ी नई नहीं ली है, सेकंड हैंड कोई नहीं ली है। और सब अपनी कमाई से, ना कि ये निगम की कमाई से ली है मैंने। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर आप मुख्य चीज़ पे हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। एक और बड़ी बात आपको पता होगा, आप लोग निगम पार्षद के रूप में कुछ सैलरीज बांटते हैं, माफ कीजिए पेंशन बांटते हैं, मदद, आर्थिक मदद 1000 रुपए की, और पर पार्षद 400 रुपए की देता है।
400 लोगों को देता है 1000। 400 लोगों 800 लोगों को, सॉरी 800 लोगों को। हाँ। अभी तो हमारे पास रिपोर्ट 400 लोगों की है। ठीक है, आप अगर 800 कह रहे हैं तो मैं आप ही की बात और मैंने कुछ सानी जी से फार्म ले लिए थे ना, वो शायद वो 400 लोगों की बात है। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ छिकारा जी, ये जो मसला है ना, इसके अंदर बड़ी अनियमितता है। हर 5 साल बाद पार्षद बदलता है और नए फार्म बांट दिए जाते हैं। अब फार्म अपने लोगों को बांट दिए जाते हैं। अगर इसकी जांच करवा ली जाए तो एमसीडी में जो इतने बड़े स्तर पे करप्शन हो रहा है वो उजागर हो जाए। अब पहली चीज, अगर कोई बेसहारा है तो उसको हर 5 साल में अपने बेसहारा होने का प्रूफ क्यों देना? इसको नियमित क्यों नहीं किया जाता? इसे एक कागजबद्ध तरीके में क्यों नहीं ला पाया? ये इसका एक प्रस्ताव उसी तरह पारित किया जाएगा जैसे पत्रकारों को अंदर आने का पारित किया जाएगा। हाँ। लेकिन मैं मैनिफेस्टो बना दूं बीजेपी का? नहीं, आप क्यों बना दो, हम रखेंगे इस सवालों को। हाँ। उसमें क्या है कि मैंने पिछली बार जो पेंशनें लगाई थी, हाँ। जो अंगूठियां पहन करके हाँ। गाड़ियों में पेंशन लेने जाते थे, हाँ। सबूत दे दूंगा ऐसे ऐसे, उन सब की वहीं बैठ के पेंशन काट दी थी और गरीब लोगों की लगाई थी। फिर नया पार्षद आया, नए लोगों की पार्षद बना दी, पेंशन बना दी। जो इस क्षेत्र के नहीं है उनकी भी पेंशनें बनी होंगी, बेसहारा के नाम पे ठीक ठाक अमीर लोगों की पेंशन बनी होगी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा अपने टाइम। अभी आपके एरिया में हो रहा है ये काम? देखो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया 10 साल एक ही घर में टिकट रहेगी। हाँ। वहां सब कुछ हो रहा है। चलिए, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, दोबारा इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी, तो क्या ऐसी मुख्य बातें होंगी जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और आपको लगता है कि जनता आपको चुनेगी? सबसे पहले मेरी कि अगर किसी का फोन आता था, मैं हाउस में होता था, तो वहां से निकलते ही उन सब लोगों को फोन करता था, बताओ जी प्रॉब्लम। तीसरी बात, मैं किसी को अपने ऑफिस में मिलाता था कि यहाँ रजिस्ट्री में अपनी कंप्लेंट लोगो, नो, जिसकी कंप्लेंट आ गई उसी टाइम उस कंसल्ट अफसर को आगे, और उस टाइम जब तक दोबारा कॉल उसको करता था उसका काम हो चुका होता था। ये मेरा सबसे पहला काम होता है। दूसरी बात, जितने रोड आज तक नहीं बनाए, एमएलए नहीं बनाए, हमारी निगम पार्षद नहीं बना सकी है, तो उनको बजट लगा करके मैं उनको पूरा करूँगा। जैसे रोडें चौड़ी कर दी। तीसरी बात, मैंने ये सोच रखा है कि अगर जो पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और मैं चुनाव जीत गया, तो जितनी ये नालियाँ हैं इन सब नालियों को खत्म कर दूंगा। गांव के इधर 6-6 इंच की साइडों में नाली बना दूंगा, क्योंकि सीवर का पानी और लैट्रिन का पानी दोनों सीवर में जाते हैं। तो नाली का क्या, बंद नाली का क्या मतलब है? बरसात के पानी के लिए ड्रेन, बरसात के पानी के लिए 6 इंच की ड्रेन डालो ना आप साइड में, दोनों साइड में। ठीक है, उसमें आपके सुबह झाड़ू लग जाएगा। सुबह जब तक आप उठोगे झाड़ू लग जाएगा। बारिश आएगी तभी तो पानी आएगा ना, पानी उसमें चला जाएगा। यहाँ मच्छर खा रहे हैं, आपको मलेरिया फैल रहा है, दुनिया भर की गंदगी हो रही है, उस सारी मिट्टी उसी में जाती है और सारा गंद उसी में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल साफ कर दूंगा। बिल्कुल नाली होगी नहीं, नाली होगी दोनों तरफ 6 इंच की होगी बस। और लेंटर माफिया के ऊपर लगाम लगाएंगे? लेंटर माफिया के ऊपर तो लगाम, मैं देखो मेरे टाइम पे, मैंने कहना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और इसका सबूत भी मेरी जनता जानती है। कई अफसर ऐसे होते हैं जो कहने से नहीं मानते, उनको फिर थपेड़ना पड़ता है, और मैं थपेड़ चुका हूँ। इसी वार्ड में राजू रावला मंत्री जिले का, उसके घर पे चले गए थे, वहीं से तीनों को पकड़ के लाया, उसके सामने थपेड़े। चलिए, एक सवाल के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। जो अभी निगम पार्षद हैं, आपका फोन उठाती है? मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मेरे आज नहीं, मैं करता ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है ना, मेरे काम वैसे हो जाते हैं। चलिए ठीक। हाँ। ये थे हमारे साथ ईश्वर सिंह छिकारा, पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, मिलापनगर वार्ड के, जनकपुरी विधानसभा का ये क्षेत्र है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ईश्वर सिंह छिकारा से आपके कुछ सवाल हैं जो हम पूछना भूल गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर दर्ज करवाएं। हम फिर इनसे समय लेंगे और इनसे इसी लहजे में, इसी तरीके से सवाल पूछेंगे। नेशन लाइव पर लगातार निगम चुनाव से जुड़ी हुई सभी हलचल आपको मिल रही है, चाहे वो निगम से जुड़े हुए बुलेट न्यूज़ हो, चाहे वो हर एक वार्ड का पब्लिक ओपिनियन हो, चाहे वो उम्मीदवारों से बात हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि कनेक्ट हो। जल्दी ही हम अपना एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, इसकी सूचना आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में मिलेगी। सभी बहन भाइयों को नमस्कार, दोस्तों को नमस्कार।